विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था काव्य खंड पढ़ा जा रहा है। तो देखिए ये काव्य खंड भाग 2 है। काव्य खंड भाग 1 में हम लोगों ने देखा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, तो जिसमें देखा गया था कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो फिर उसके बाद आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। तो हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ में देख लेते हैं कि काव्य किसे कहते हैं या काव्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपके समझने के लिए है और ये आपकी पाठ्य पुस्तक में आगे दिया भी गया है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ देखिए कि जब कोई भी कवि अपनी रचना लिखता है तो वह या तो गद्य में लिखता है या तो पद्य में लिखता है। भाई काव्य जो भी रचना लिखी जाती है या तो वो काव्य में लिखी जाती है या तो गद्य में लिखी जाती है। जो रचना रस छंद अलंकार से युक्त होती है उसे काव्य रचना कहते हैं, और जिसमें रस छंद अलंकार नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। जैसे हम आप जो भी बातचीत करते हैं तो गद्य में करते हैं, है ना। अगर इसी को पंक्तियों में पिरोकर गाकर बातचीत किया जाए तो वो काव्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, है ना। तो जिसमें तो एक हो जाता है श्रव्य काव्य और दूसरा हो जाता है दृश्य काव्य। श्रव्य शब्द का अर्थ है सुनना और दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो श्रव्य काव्य उसे कहेंगे जो सुना जाए, जो सुना जा सकता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, और जिसे देखा जाए उसे दृश्य काव्य कहते हैं। तो देखिए कि श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है प्रबंध काव्य और दूसरा क्या होता है? मुक्तक काव्य होता है। फिर देखिए कि प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं। एक हो जाता है महाकाव्य और दूसरा हो जाता है खंड काव्य। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि काव्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए कि प्रबंध काव्य में जो भी छंद लिखे जाते हैं तो पराकाष्ठा से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे प्रबंध काव्य के ही भेद हैं, महाकाव्य है ना। प्रबंध काव्य के ही भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। तो आपका रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य है। तो रामचरितमानस में आप देखेंगे कि जैसे राम के जन्म से लेकर फिर जब रावण का वध करते हैं तब तक की पूरी कथा उसमें चौपाई और दोहा छंदों में लिखा गया है। तो जैसे जैसे आगे के दोहा चौपाई पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमको
राम की पूरी कहानी मालूम होती है। तो कहने का अर्थ है कि जो प्रबंध काव्य होते हैं इसमें जो छंद होते हैं वो पराकाष्ठा से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे हमें आगे की कहानी जानना है तो उसके आगे के जो भी चौपाई दोहे हैं, जो भी छंद है, जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें आगे की कहानी मालूम होगी। तो ये तो हो जाता है प्रबंध काव्य। अब मुक्तक काव्य होता है, मुक्तक जो काव्य होता है ये अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसमें छंद एक दूसरे से बंधे नहीं रहते हैं। जैसे कबीर के दोहे हो गए या बिहारी के दोहे हो गए, तो एक ही दोहे में हमें संपूर्ण अर्थ प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए श्रव्य काव्य के दो भेद किए गए हैं, एक तो प्रबंध और दूसरा क्या है, मुक्तक। फिर उसके बाद देखिए कि प्रबंध काव्य के जो दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इसमें वही होता है जो रचना होती है वो जो छंद होते हैं पराकाष्ठा से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब देखिए कि महाकाव्य किसे कहते हैं। भाई प्रबंध काव्य का भेद है, महाकाव्य खंड काव्य दोनों है। अब देखिए महाकाव्य किसे कहते हैं। तो जिस काव्य में संपूर्ण जीवन के घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है उसे महाकाव्य कहते हैं। जिस काव्य रचना में किसी भी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे महाकाव्य कहते हैं। और ध्यान देंगे कि ये जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य सर्गों में बद्ध होता है। महाकाव्य सर्गों में बद्ध होता है, सर्ग को ही अध्याय भी कहते हैं। तो महाकाव्य जो होता है ये सर्गों में बद्ध होता है और इसमें कम से कम 7 या 8 सर्ग होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो और भी हो सकते हैं, है ना, 15 17 ये सब हो सकते हैं, लेकिन कम से कम बात की जा रही है। कम से कम 7 या 8 सर्ग होते हैं। और क्या होता है, श्रृंगार, वीर या शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। तो महाकाव्य किसे कहते हैं, तो महाकाव्य प्रबंध काव्य का ही एक भेद है। और जिस काव्य रचना में किसी भी महान पुरुष के जीवन के घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है, संपूर्ण जीवन के घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। यह कम से कम 7-8 सर्गों में होता है, कम से कम 7-8 सर्गों में होता है। और इसमें श्रृंगार, वीर या शांत में से किसी एक रस की प्रधानता रहती है। अब देखिए कि खंड काव्य किसे कहते हैं। तो खंड काव्य भी प्रबंध काव्य का ही भेद है। तो देखिए कि जिस काव्य में जीवन के एक पक्ष अथवा घटना का संक्षिप्त चित्रण होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य में तो किसी भी नायक के जीवन का संपूर्ण घटनाक्रम का चित्रण किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में क्या होता है, किसी भी महान नायक के जीवन के एक पक्ष का अथवा उनके जीवन की एक पक्ष की घटनाओं का संक्षिप्त चित्रण किया जाता है खंड काव्य में। जैसे अच्छा यहाँ छूट गया था महाकाव्य आपका, देखिए कि रामचरितमानस ये भी आपका महाकाव्य है, तुलसीदास जी ने लिखा है। पद्मावत भी महाकाव्य है, जायसी जी ने लिखा है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, यह भी महाकाव्य है। साकेत भी आपका महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, यह भी क्या है, महाकाव्य है। खंड काव्य आप देखिए कि पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुस, हल्दी घाटी ये सब क्या हैं, खंड काव्य हैं। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है और जयद्रथ वध भी लिखा है, नहुस भी लिखा है। तो ये और ये हल्दी घाटी इसको मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, तो ये सब आपके श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। तो ये सब क्या है, आपके खंड काव्य हो जाते हैं।
उसके बाद अब देखिए कि जो श्रव्य काव्य का दूसरा भेद था, श्रव्य काव्य का जो दूसरा भेद था मुक्तक काव्य, श्रव्य काव्य का जो दूसरा भेद था मुक्तक काव्य, तो श्रव्य काव्य का जो दूसरा भेद मुक्तक काव्य है, तो उसमें देखिए कि इसमें छंद की प्रतिबद्धता नहीं होती है, इसमें छंद की प्रतिबद्धता नहीं होती है, अर्थात इसमें जो छंद होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। वही चीज़ है कि जैसे प्रबंध काव्य में पराकाष्ठा से छंद एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो इसमें छंद स्वतंत्र रहते हैं। एक दोहा है तो वह स्वतंत्र रहेगा, उसमें संपूर्ण अर्थ प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद दूसरे दोहे में फिर दूसरे अर्थ। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रबंध काव्य की तरह छंद बंधे रहते हैं, इस प्रकार मुक्तक काव्य में नहीं रहता है। जैसे देखिए कि बिहारी के दोहे हो गए, या रहीम के दोहे हो गए, या कबीर के दोहे हो गए, या सूरदास के पद हो गए, या मीरा के पद हो गए, या रसखान के दोहे हो गए या पद हो गए, तो ये सब मुक्तक काव्य होते हैं। अब देखिए कि जो श्रव्य काव्य का जो दूसरा भेद था दृश्य काव्य, तो दृश्य काव्य किसे कहते हैं? जो अभिनय के माध्यम से देखा व सुना जाए, है ना, जो अभिनय के माध्यम से देखा व सुना जाए उसे क्या कहते हैं? दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो वह क्या है? दृश्य काव्य है ना, कि उसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो जो अभिनय के माध्यम से देखा जाता है या सुना जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए कि काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य होते हैं। फिर श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य है। फिर प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। और महाकाव्य में किसी भी महान पुरुष के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है, कम से कम 7 या 8 सर्गों में, और श्रृंगार वीर या शांत रस में किसी एक रस की प्रधानता रहती है। और खंड काव्य में किसी भी महान पुरुष के जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। उसके बाद मुक्तक काव्य में जो छंद होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, जैसे बिहारी, कबीर और रसखान, रहीम के दोहे, या मीरा के पद हो गए, सूरदास के पद हो गए, तो ये सब मुक्तक काव्य की श्रेणी में आएंगे। दृश्य काव्य जो अभिनय के माध्यम से देखा व सुना जाए वो दृश्य काव्य कहलाता है। तो अब इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के जो भी कवि हैं उनको पढ़ा जाएगा। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।